नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 23 देखेंगे आज। और इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि उत्तराखंड और साथ ही साथ जीएस के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें और साथ ही साथ आप लोग जरूर बताएं कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या रहेगा। देखिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक वाद से, व्यवहारवाद से, या फिर निर्मितवाद से, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित होगा? तो फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका व्यवहारवाद। ठीक है, याद रखें बी आपका राइट रहेगा। देखिए जब हम प्रशिक्षण व अभ्यास करते हैं तभी जो है क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करिए। संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन पूछा है, कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? स्लाइड, रेखाचित्र, ग्राफ या मानचित्र? तो राइट आंसर क्या रहेगा देखिए। तो संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ग्राफ। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। यानी कि आपने देखा होगा जब न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे आपका बेस्ट तरीका कौन सा होगा? ग्राफ। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आंसर करिए। जादू की लालटेन है, ये कैसा जो है उपकरण है, ये बताना है आपने। श्रव्य उपकरण है, दृश्य उपकरण है, या फिर दृश्य श्रव्य उपकरण है, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? जादू की लालटेन क्या है, कैसा उपकरण है? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये जो है आपका दृश्य उपकरण है। ठीक है, कैसा उपकरण है? दृश्य उपकरण है जादू की लालटेन। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, पहले से प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर नया सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ठीक है, बताइए। संज्ञानात्मक, सहचर्यात्मक, भावात्मक, या फिर प्रत्यक्षात्मक? तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? पहले से प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर नया सीखना किस प्रकार का अधिगम है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, सहचर्यात्मक अधिगम बोलते हैं। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से जो है समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण किस चीज का है? वाचिक अधिगम का है, प्रेक्षण अधिगम का है, कौशल अधिगम का है, या फिर अधिगम अंतरण का है? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक छात्र या विद्यार्थी के, वो अपने अध्यापक से जो है क्या सीख रहा है? समय की पाबंदी को सीखता है। ठीक है, ये उदाहरण जो है किस चीज का है? ये उदाहरण है आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। ठीक है, आपका बी राइट रहेगा, यानी कि प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों। एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण जो है कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी? ठीक है, तो आपने बताना है कोहलर का नैतिक विकास के सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर आपका वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? तो देखिए एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों की जो है विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए क्या करती है? विविधपूर्ण जो है कार्यों का उपयोग करती है। तो तो वह जो है किससे प्रभावित होगी? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित होगी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, इनको भी याद रखें आप। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, पोर्टियस मेज परीक्षण क्या है?
ठीक है, देखिए पोर्टियस मेज परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है, या फिर अशाब्दिक परीक्षण है, या फिर निष्पादन परीक्षण है। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? पोर्टियस मेज परीक्षण। ठीक है, ये पोर्टियस मेज परीक्षण जो है ये कैसा परीक्षण है? तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों निष्पादन परीक्षण है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है। ठीक है, इनके बच्चों में ना जो असामाजिक गुण हैं वो कैसे विकसित होते हैं? ठीक है, पहला देखिए विद्यालय परिसर में, घर की चार दीवारी के अंदर, बुरी संगत में, या फिर शिक्षकों के दंडात्मक उपचार से। तो देखिए असामाजिक गुण बच्चे में कैसे जो है विकसित होते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो 8 का राइट आंसर रहेगा बुरी संगत में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इनके बच्चा जब बुरी संगत में पड़ जाता है तो उससे जो है उसके असामाजिक गुण जो है वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। ठीक है, याद रखें शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है बताना आपने? स्मिथ, गेज, राइन्स या क्लार्क। तो राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? तो 9 का राइट आंसर रहेगा, ये कथन है आपका स्मिथ का कथन है। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि आपको मोटिवेशन की बात हो रही है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है। कैसी अभिप्रेरणा है उपलब्धि अभिप्रेरणा? असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति, इसको आप असफलता पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति, या फिर आपका बी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है, उपलब्धि मोटिवेशन जो है ये जो है क्या है? ये है आपका राइट आंसर क्या रहेगा 10 का? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 क्या है? देखिए साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? असुर न्याय, दिव्य न्याय, भगवत न्याय या राम न्याय। तो राइट आंसर क्या रहेगा 11 का? आंसर करिए इसका। साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों दिव्य न्याय। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा, यानी कि साक्ष्यों के अभाव में जो है गोरखा शासन में जो है दिव्य न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? बताइए। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा? शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह, शेखर पाठक या फिर मुकुंदी लाल। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा आपका भजन सिंह। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार यानी कि प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 का आंसर करिए। गोरखा शासकों द्वारा जो है मुख्यतः जो है कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, इनकी गोरखा काल में जो है कृषक जो ब्राह्मण है उनसे लिया जाने वाला कर कौन सा था? देखिए मौनी कर, सौन्या कर, कुशही कर या फिर पवित्र कर। तो राइट आंसर 13 का क्या रहेगा? गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः जो है कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो राइट आंसर रहेगा कुशही कर। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए। बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन है? बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन है? बसंत देव हैं। उनकी पत्नी का नाम जो है क्या मिलता है बागेश्वर अभिलेख में? ठीक है,
तो ऑप्शन है आपकी कमला रानी, उषा, राज नारायणी देवी या फिर कमलेश्वरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा 14 का? तो 14 का राइट आंसर रहेगा राज नारायणी देवी। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बागेश्वर अभिलेख में बसंत देव की पत्नी का नाम है। ठीक है, राज नारायणी देवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है आपका, किस चंद शासक ने जो है कटुरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था? क्या रहेगा आंसर बताइए। चंद शासन जो है, चंद शासक ने जो है, बताना है चंद शासक का नाम जिसने कटुरी राजा से जो है सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में उसको शामिल कर लिया था। तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या इसमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, किस चंद शासक ने कटुरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल किया था? राइट आंसर रहेगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था? बताइए, इंद्रमणि बड़ौनी, मुकुंदी लाल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर हरगोविंद पंत? बताइए, उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व जो है किसे सौंपा गया था? तो राइट आंसर रहेगा आपका 16 का गोविंद वल्लभ पंत को सौंपा गया था। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है आपका, वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? बताइए, 2001 में या फिर 1998? बताइए कब रहेगा, 1979, 2000? 17 का राइट आंसर क्या रहेगा, वी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2001 में दिया गया। ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। किस वर्ष से इसको प्रारंभ किया गया? देखिए 1960, 1965, 1970 या फिर 1975? तो क्या रहेगा राइट आंसर? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस वर्ष से प्रारंभ हुआ पुलित्जर पुरस्कार? ये क्वेश्चन है आपका। आंसर क्या रहेगा बताइए इसका 18 का, किस वर्ष से प्रारंभ हुआ पुलित्जर पुरस्कार? तो राइट आंसर रहेगा आपका 1970। ठीक है, 1970 से प्रारंभ हुआ पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, याद रखें इसको, ये भी पूछा जा सकता है कभी। अमेरिकी जोसेफ आपके जोसेफ पुलित्जर के नाम से जो है ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या रहेगा 18 का? सी रहेगा 1970 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा 19 का? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी आपका राइट रहेगा 1990 में। ठीक है, 1990 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखें, भीमराव अंबेडकर को जो है भारत रत्न मिला 1990 में, ये मरणोपरांत मिला। ठीक है, याद रखें, मरणोपरांत इनको ये भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखें। और साथ ही साथ एक चीज़ और रखें, 1990 में जो है इनके साथ जो है एक भारत रत्न और मिला। किसको मिला? नाम याद रखें, नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को भी मिला आपका 1990 में भारत रत्न। ठीक है, याद रखें। और भीमराव अंबेडकर को जो है 1990 में जो भारत रत्न मिला वो मिला आपका मरणोपरांत मिला। ठीक है, याद रखें इसको।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, आंसर करिए इसका। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीरज चंद चौधरी, कुलदीप नैयर, वी एम कौल या फिर विजय तेंदुलकर। तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर 20 का? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स ये पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर रहेगा आपका कुलदीप नैयर। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। 21 क्या है देखिए, नेचर क्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बताना आपने, नेचर क्योर पुस्तक किसने लिखी है? मोरारजी देसाई, मुल्कराज आनंद, जॉर्ज ऑरवेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेचर क्योर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर रहेगा 21 का मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई है पुस्तक नेचर क्योर। ठीक है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है ये बताना आपने। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 26 मीटर होती है, यानी कि ए आपका राइट रहेगा 26 मीटर। आप जैसे फीट में इसको समझेंगे तो आप 85 फीट की समथिंग। ठीक है, 85 फीट। ठीक है, ये बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई है। ठीक है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 है देखिए, हैजर्ड नामक जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है बताना आपने। तो हैजर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग, तैराकी, बिलियर्ड्स या फिर बेसबॉल। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? हैजर्ड नामक जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हैजर्ड शब्द जो है आपका बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 क्या है देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? ठीक है, आपको पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। ठीक है, आप किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? पुरस्कार खेल प्रशिक्षक जो होते हैं, कोच जो होते हैं, उनको दिया जाता है। तो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया इसको? 1980, 1985, 1990 या फिर 1995। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। ठीक है, खेल प्रशिक्षक या जिसको हम क्या कहते हैं, कोच कहते हैं। ठीक है, उनके कोच को दिया जाता है। तो कब से प्रारंभ किया गया इसको? तो 24 का राइट आंसर रहेगा 1985 से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखें, बी आपका राइट रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 1985। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का आखिरी क्वेश्चन। बताइए, आंसर कीजिए इसका। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते? देखिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना, छात्रों के साथ खेलना। ठीक है, छात्रों के साथ खेलना चाहिए या फिर खेल से सर्वांगीण विकास होता है उनको बतलाना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए 25 का? देखिए, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अगर खेल भावना को बच्चों में विकसित करना है तो क्या करेंगे, हम छात्रों के साथ हम जो है खुद खेलेंगे। ठीक है, तभी छात्रों में जो है खेल भावना जो है विकसित होगी। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, छात्रों के साथ खेलेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने जो है कितने क्वेश्चन इसमें सही किए ये ज़रूर आप कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।